हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही जल्दी बच्चों ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है और इस चैप्टर के खत्म होते ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा कैलकुलस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अनअकैडमी जेई के ऊपर। तो अगर किसी ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट जल्दी से जाकर देखो। आपको यहाँ पर फंक्शंस से लेके लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनेट, डेफिनेट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे ही यहाँ पर लेक्चर्स आपको लाइन से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट are not missing out on any of the content that is already discussed on this channel। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों यहां पर इसी तरह से बाकी जो टीचर्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जयन सर, पारस सर और नमो सर की। ठीक है, वी आर होपिंग कि यहां पर जो हम रिवॉल्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं वो अब अपने पीक पर आने वाला है। यहां पर जिस तरह से कंटेंट बच्चों आपको अवेलेबल है, अगर आपने इसका अच्छे से यूज कर लिया तो आपकी एग्जाम वाकई बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, मेक श्योर दैट यू पुट इन अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड ऑल्सो द क्विजेस दैट वी आर टेकिंग। ठीक है, यहां पर जो हम क्विज ले रहे हैं उससे आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट अगर आप अपनी रेफरेंस बुक साथ साथ कर रहे हो, अगर कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करके रखी हुई है, अगर ये सारी चीजें बच्चों आप करोगे तो यही तो चाहिए होता है। आपको जेई क्लियर करने के लिए कंसेप्ट चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और टेस्ट पेपर्स देने की आदत चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो कैलकुलस जो मेजर पोर्शन माना जाता है बच्चों, वो यहाँ इस चैनल पे कंप्लीट हो चुका है और सारे ही लेक्चर्स में आप देखोगे मुझे। आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों अगर आप हम जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, आप हमारे साथ में और भी अगर डिस्कशंस करना चाहते हो, देन वी ऑल आर प्रेजेंट ऑन टेलीग्राम ऐप। और हमारा जो ग्रुप है अनअकैडमी जेई का, जो ग्रुप है उसके ऊपर ऑलरेडी 20,000 के लगभग बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं हमारे साथ इस ऐप के ऊपर। ठीक है, अगर आपने अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और उसमें अपने ब्राउजर में जाकर लिखो tinyurl.com/JEE live chat। उससे आपको उस ग्रुप में एंटर करने की परमिशन मिलेगी जहां पर हम रेगुलरली अपडेट शेयर कर रहे हैं और आपके साथ में लेक्चर नोट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है बच्चों। टेलीग्राम के ऊपर अगर आप कनेक्टेड रहते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे बच्चे हैं इंडिया में जो ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप भी उनमें से एक हो तो अकेला फील नहीं करना है आपको। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर और भी काफी सारे बच्चे हैं जो आप ही की तरह यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर जेई बहुत अच्छे से क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, साथ ही में अनअकैडमी प्लस के बारे में आएगा, अभी सबको पता चल चुका होगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर कोई हमारे साथ नया जुड़ रहा है और रेगुलरली बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अनअकैडमी जेई की फैमिली है काफी बड़ी हो गई है ऑलरेडी और दिन ब दिन और बड़ी हो रही है। ठीक है, तो आई गेस उनके लिए इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि अनअकैडमी प्लस एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम चारों टीचर्स आपको मिलेंगे और भी ज्यादा टाइम के लिए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना होता है जो बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, इसका जो प्राइस पड़ता है आपको वो पर डे का लगभग 50 से 60 रुपए पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। ठीक है, सो डोंट मिस आउट ऑन द प्रीमियम फीचर्स दैट यू विल गेट ऑन अनअकैडमी प्लस। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लाइव होते हैं। ठीक है, आप जो डाउट्स अपलोड करते हो टीचर उसको क्लास में ही सॉल्व करता है। ये सारी जो चीजें हैं बच्चों, प्रीमियम फीचर्स जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सब आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलेंगे बाय टेकिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और एडिशनल बात यहाँ पर यह है कि आप अगर वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो हम तो टीचर्स वहां पर जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं इमर्ज और इवॉल्व नाम के, वो तो आप अटेंड कर ही सकते हो। साथ ही साथ जो दूसरे टीचर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप हर एक टीचर की क्लास जाकर अटेंड कर सकते हो, हर एक कंसेप्ट को और भी डेप्थ में समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, अपने मोबाइल में आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर जाके देखना है प्लस सेक्शन कहां पर है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप अगर अपना डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो उसके अंदर प्लस का फीचर मिलेगा आपको और प्लस के फीचर में आपको अपने टारगेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आईआईटी जेई को सिलेक्ट करके आप जब सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो आपको यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पे 1 महीने से लेके 24 महीने तक सब्सक्रिप्शन बाय करने के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो 50 से 60 रुपए वाली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कब होगा, जब लंबे समय तक आप यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे, अनअकैडमी प्लस के ऊपर कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, तो जो बच्चे 2020 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी के लिए बेस्ट होगा और जो बच्चे
2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो यहाँ पर अभी 11th के बच्चे हैं, उनके लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और एडिशनल आप यूज कर सकते हो कोड विच इज JEE लाइव। ये कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलता है ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन दैट आर अवेलेबल, ठीक है। कोई सा भी परचेज करने की आप सोचते हो बच्चों तो डरना नहीं है, ये आप यूज करो कोड और आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाएगा, जो भी आपको यहाँ पर प्राइजेस नजर आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सारे बच्चों डिस्कशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज मैंने अनअकैडमी प्लस के ऊपर एक सेशन भी लिया था विच वाज अ स्पेशल सेशन, स्पेशल क्लास थी वो, है ना। जो गाइडेंस बच्चों को चाहिए होता है यूजुअली, उससे रिलेटेड मैंने वहां पर बातें की थी बच्चों के साथ में, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कोर्सेज जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ती है, देयर आर ऑल्सो ऑनगोइंग स्पेशल क्लासेस जिसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो एटलीस्ट वो तो आप लोगों ने अटेंड करना स्टार्ट कर ही देना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन यहां पर स्टार्ट करते हैं बच्चों डिस्कशन हमारा होमवर्क का। और होमवर्क में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, दोनों ही क्वेश्चंस आई गेस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक 2011 का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, हाँ ये भी है, नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कब आया था, लेकिन ये भी शायद कभी न कभी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। एंड ये बता के मुझे बड़ी खुशी हो रही कि जो लास्ट लेक्चर था उसके कमेंट्स में बच्चों के इनके सही आंसर निकले हैं, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही है और आप उनको अप्लाई भी कर पा रहे हो आगे जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा मैं चेंज जरूर करना चाहूंगा, यहां पर कॉमा है, आई गेस ये एक्चुअली डॉट होना चाहिए विच वुड रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर दी हुई है। यहां पर अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से लिखोगे तो आपको यहां पे चीजें सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आएगा। यहां पर हम बहुत ज्यादा क्या देख रहे हैं, yx gx g'(x), बहुत सारा यहां पे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस जो देखने की आदत है उसके अंदर यूजुअली dy/dx दिखाई देता है और बाकी फंक्शन ऑफ x नजर आता है। अब फंक्शन ऑफ x हमें क्या देखने की आदत है, sin x, ln x, ठीक है, √x, ये सब देखने की आदत है। यहां पे कोई बात नहीं, gx लिखा हुआ है चलेगा, है ना, यहां पे gx लिखा हुआ है चलेगा, तो g को हम ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ये जो y'(x) है इसको मैं डेफिनेटली dy/dx लिखने की सोचूंगा, है ना, ताकि मुझे क्वेश्चन एक बार पहले समझ में तो आए अच्छे से, ताकि मैं इसको आगे चल के डिकोड करके सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो y' का सीधा सीधा मतलब dy/dx लिख लेते हैं। यहां पर yx लिखा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा ही कुछ स्पेसिफिक हो गया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा बताने की जरूरत नहीं होती, हमें तो पता होता है कि y फंक्शन ऑफ x ही है, तो इसको y लिखते हैं, जैसे हमें देखने की आदत है वैसे इसको y लिखा जाए। और g'(x) ऐसा करते हैं, आगे लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है आपके पास में, gx भी है और g'(x) भी है। अब ये इक्वेशन देख के हमें सीधे से समझ में आ जाएगा कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ले ली थी, ठीक है। तो यहां पर करना क्या होता है, जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, आपको सीधे 2 स्टेप्स करनी है। पहली स्टेप है आपकी कि आप फाइंड करोगे यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। 2011 में ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने मेंस वाले पेपर में भी, क्योंकि मेंस में भी अब न्यूमेरिक पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, जो इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस हैं IIT एडवांस के, ठीक है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी करना स्टार्ट कर दो ताकि आपको मेंस में ज्यादा कुछ अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, एंड ऑल्सो यू कैन नाउ सी कि यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे टॉपिक पर भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रोबेबिलिटी पे से आएगा या फिर PNC पे से आएगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर्स जनरेट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पर इस तरह की इक्वेशंस से भी आपको वैल्यू पूछ के इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन वैसे ही चलने दो, बट मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट द इंटीजर टाइप क्वेश्चंस दैट केम अर्लियर इन एडवांस पेपर, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होना चाहिए e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विच इज g'(x) इंटू dx, ठीक है। अब g' का डेरिवेटिव तो gx ही होगा, g' का डेरिवेटिव gx होगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर gx, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना होता है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप तो डायरेक्टली आंसर ही लिखना होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप शुड बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस में कितना आने वाला है आपका, हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की पावर gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में जो लिखा हुआ है दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इन तीनों चीजों का यहां पे आपको प्रोडक्ट नजर आएगा विच इज gx इंटू g'(x) इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो आई गेस यहां पर बहुत ही क्लियरली आप बच्चों बता पाओगे कि इसके अंदर gx सब्स्टिट्यूट करके आगे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है,
है कि नहीं। यहाँ पे gx ही तो एक ऐसी अजीब सी चीज है जो यहाँ पे हमें नजर आ रही है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन किया जाए कि यहाँ gx को t मान लिया जाए। अगर मैं gx को यहाँ पे t मानता हूं, देन इन दैट केस g डैश x आपका जो लिखा हुआ वैल्यू है dx के साथ में वो dt हो जाएगा। कहाँ का नजर आ रहा है, g डैश x एक यहाँ पे है और dx आपका यहाँ पर है, ये दोनों आपके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, dt हो जाएंगे, और बाकी जहाँ gx है उसकी जगह हम t लिख देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास में अब जो बनेगा इक्वेशन वो कैसा रहेगा, ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ gx, इंटीग्रेशन ऑफ gx क्यों लिख रहा हूं मैं, आई गेस इंटीग्रेशन तो मैं कर चुका हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पर मुझे लिखना है नॉर्मल gx, ठीक है, e की पावर gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर gx इंटू ई की पावर gx। ओहो, आज तो मैं रिपीट कर रहा हूं चीजें बहुत ज्यादा। चलो यहां पर और ध्यान से की जाए, क्योंकि मैंने क्या कर दिया बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए t इंटू ई की पावर t dt, ऐसे कुछ शायद मैं लिखना चाह रहा हूं। देखें एक बार, क्या ऐसे लिखना चाह रहा हूं, यहां पर मेरे पास gx की जो वैल्यू है वो t से रिप्लेस हो गई है, तो t इंटू ई की पावर t, और ये पूरा का पूरा जो डब्बा है ये बन गया है हमारा dt, तो t इंटू ई टू द पावर t dt। हाँ, अभी मैंने सही लिखा है इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करने की सोचूंगा तो क्या आएगा, ये मैं करूंगा बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, तो कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे मैं वैल्यूज लिखते जा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही होने वाला है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो टी का इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन मैंने 1 लिख दिया, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो गया। अब इसको एक और बार इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर से ई की पावर टी आएगा, तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज ई की पावर जी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट। लेट अस रिप्लेस बैक t एज gx, तो हमारे पास में एक बड़ा सा इक्वेशन आ जाएगा विच इज y इंटू ई की पावर gx इज इक्वल टू gx इंटू ई की पावर gx माइनस ई की पावर gx प्लस c, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे ये चाहिए कि c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे मुझसे एक कांस्टेंट वैल्यू पूछी है कि 2 डालने पर y का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पर मेरे पास डेटा बहुत सारा कुछ कुछ अवेलेबल है, मुझे यहां पर ये सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत सारी वैल्यूज यहां पर 0 है, ठीक है। y 0 0 है, g 0 0 है और g ऑफ 2 भी 0 है, ठीक है। तो अभी जो करंट मुझे ब्लू इक्वेशन नजर आ रही है, ऐसा करते हैं इस ब्लू इक्वेशन में सबसे पहले x की वैल्यू 0 डाल के चेक करते हैं कि c का वैल्यू कितना आना चाहिए। करें एक बार, मैं यहां पे x का वैल्यू 0 डालता हूं और देखता हूं क्या होगा। If x is equal to 0, तो यहां पर मेरे पास बनेगा x equal to 0 and y equal to 0, क्योंकि x equal to 0 पे y equal to 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा y equal to 0 के वजह से, ये 0 हो जाएगा g of 0 की वजह से, लेकिन ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहां से आपका c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 इस साइड आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा आंसर कितना, +1। तो दैट विल गिव अस c का वैल्यू एज +1, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि y का वैल्यू 2 डालने पे कितना आता है, तो y का वैल्यू ये रहा, 2 डाल के चेक कर लेते हैं आगे क्या क्या बनने वाला है। तो यहां पर अच्छी बात क्या है कि g ऑफ 2 अभी भी क्या है, 0 ही है, तो जहां जहां पर अभी आपको g ऑफ x नजर आ रहा है वहां क्या बनने वाला है, 2 डाल के सब जगह यहां पे 0 बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो अगर सब जगह 0 बनने वाला है तो क्या यहां पे मैं वैल्यू निकाल पा रहा हूं अच्छे से, क्या मैं जल्दी से इसका वैल्यू निकाल के बता सकता हूं कितना आंसर आएगा। नाउ if x is again equal to 2, if x is equal to 2, तो यहां पर बनेगा e की पावर g of 2 which is g of 2 is 0, तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट 1, तो y into 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचा y, राइट हैंड साइड में आ रहा है g of 2, अब g of 2 का वैल्यू होता है 0 जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ये वाला टर्म तो हो जाएगा गायब। माइनस कितना बचेगा, माइनस बचेगा आपके साथ में e की पावर g of 2 है 0, इसलिए ये बनेगा -1, और प्लस कितना है, c है आपके पास में, लेकिन c का वैल्यू कितना निकल चुका है, c का वैल्यू यहां पे +1 निकल चुका है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर इसीलिए 0 निकल के आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई y का वैल्यू 0 इज द फाइनल आंसर हियर। इतना कुछ करके हमारे पास आया तो क्या आया, 0। यस आचल, है ना, इतनी मेहनत करी हमने और फाइनली हमें 0 आंसर मिला।
फरीद, अभी स्टार्ट करूं तो रैंक 22 को के टू 27 के आएगी क्या? ये इतना स्पेसिफिक नंबर आपने कहां से लाया? 22,000 से 27,000, आप ये टारगेट क्यों कर रहे हो, है ना? आपने भले ही अभी स्टार्ट किया है, टारगेट इवन समथिंग बेटर देन दैट, ठीक है? बाद में देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है? सो ऑलवेज एम फॉर समथिंग बेटर। आज मैं स्पेशल क्लास जब ले रहा था तो मैंने फिर से एक बच्चे को यही एडवाइस किया था, ठीक है? ऑलवेज एम फॉर समथिंग बेटर। फिर बाद में नहीं होता है तो बाद में देखा जाएगा कि और हम कौन से ऑप्शंस वहां पे आगे जाके सोच पाएंगे, ठीक है? चलो, तो आ जाते वापस हमारे पास जो हमारे पास ये क्वेश्चन था होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी बच्चे आंसर बता चुके हैं इसका, ठीक है? ऑलराइट, तो क्या आने वाला है इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर? द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस दैट इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर हमने जो मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, हमने 2 मॉडिफिकेशंस पढ़े, ठीक है? दोनों ही मॉडिफिकेशंस यहां लग रहे हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसा कुछ दिया हुआ है y dx प्लस x स्क्वायर y dy, ठीक है? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को dx से डिवाइड करूंगा तो कम फायदा होगा, dy से डिवाइड करूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टर्म्स ज्यादा अलग अलग हो जाएंगी सारी, ठीक है? अगर मैं dx से डिवाइड करूंगा तो ये हमेशा साथ में रहेगा, क्योंकि मैं dy बाई dx 2 अलग अलग जगह वैसे भी नहीं लिखता हूं कभी भी, ठीक है? लेकिन dx बाई dy बनाऊंगा तो यहां पे टर्म सारी सिंपल तरीके से अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है? सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट थॉट कि ऐसा करते हैं, यहां पे dy से डिवाइड करते हैं और dx अपॉन dy बनने देते हैं, देखते हैं क्या होगा आगे चल के, ठीक है? तो y इंटू dx अपॉन dy प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहां से हम अपनी कहानी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अब मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है यार, ये कहीं ना कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट बन सकता है, तो मैं ये सोचूंगा अब कि यहां पे अगर dx अपॉन dy आ चुका है तो इसके साथ में मेरे पास एक x वाला टर्म होना चाहिए। कल का फॉर्मेट याद आ रहा है, ठीक है? अगर dx अपॉन dy है तो x होना चाहिए, dy अपॉन dx है तो यहां पे y होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो यहां पर अगर मुझे x ऑलरेडी नजर आ रहा है तो ये इसका मतलब एक्स्ट्रा है, इसको राइट हैंड साइड में भेजा जाए, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास अब, लेकिन ये y भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ये y नहीं आना चाहिए, जो हमारे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर नहीं आता। तो यहां पे मैं 2 चीजें करता हूं, एक तो इसको राइट हैंड साइड भेज देता हूं और पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड भी कर देता हूं। ये दोनों काम अगर मैं एक साथ करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, dx अपॉन dy प्लस 1 बाय y इंटू x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा यहां पर बनेगा, ठीक है? उस साइड जो y गया था वो कैंसिल आउट हो गया डिवीजन की वजह से। अब फिर से यहां पे सोचते हैं कि यहां पे जो बना है क्या वो अच्छा एक्सप्रेशन बना है, तो इसका LHS तो बहुत अच्छा बना है। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, इसका LHS बहुत अच्छा बना है, dx अपॉन dy प्लस सम फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स। लेकिन अब राइट साइड में इस अरेंजमेंट में क्या आना चाहिए था, राइट साइड में यहां पर आना चाहिए था सम फंक्शन ऑफ y, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ये तो एक्चुअली फंक्शन ऑफ x है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहां पर हमने एक बात और देखी थी, यहां पे अगर फंक्शन ऑफ y नहीं आ पा रहा है तो चलो तब भी चलेगा, लेकिन कांस्टेंट तो भी तो आ जाए। y नहीं है तो चलेगा, लेकिन कांस्टेंट होगा तो चलेगा, x तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसका तो मुझे अभी x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर उस साइड ले जाने का और कोई तरीका नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो फिर से थोड़ा सा घपला हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां मेरे पास ऐसा कुछ बनने वाला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, और साथ में आएगा मेरे पास में प्लस 1 बाय वाई इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -1। अब जैसे ही मैं ये फॉर्मेट देखता हूं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो 1 बाय एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर आता है, माइनस भी आता है लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है। तो हमने 2 चीजें की थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy के फॉर्मेट में, और हमने एक और किया था कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन का भी हम यूज कर सकते हैं। यहां दोनों चीजें लग रही, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज अ रियली गुड क्वेश्चन, ठीक है? अब ऐसी चीजें हमें ढूंढते आना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है अगर आप उसको एक्चुअल फॉर्मेट तक पहुंचा दो तब, ठीक है? तो अभी ये जो जहमत चल रही है, ये अच्छे फॉर्मेट तक पहुंचने की जहमत चल रही है। तो आपको कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा नजर आता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, ठीक है, देन ऑलवेज थिंक कि क्या मैं इसको किसी तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इज इट क्लियर?
ऑलराइट, तो यहां पर मेरे पास क्या है, 1/x एक वैल्यू है जिसको मैं करना चाह रहा हूं सब्स्टिट्यूट। अगर मैं बोल रहा हूं 1/x इज इक्वल टू z, देन -1/x स्क्वायर dx अपॉन dy। ये बात ध्यान रखो कि इस बार मैं इक्वेशन को डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में कर रहा हूं, y के टर्म्स में कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे मुझे मेन इक्वेशन नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं y के टर्म्स में कर रहा हूं तो यहां पे कितना हो जाएगा, dz अपॉन dy हो जाएगा, dz अपॉन dy हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहां पर एक बात नोटिस करनी होगी कि मेरे पास यहां पे ऊपर माइनस नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को जब मैं चेंज करूंगा तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस साइन उस साइड ले जाके माइनस dz अपॉन dy लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सो अब एक एक करके चेंज करते जाएं हमारे इक्वेशन को। कितना होने वाला है, माइनस ऑफ dz अपॉन dy, ऐसा कुछ बन गया है, और फिर प्लस यहां पर आ रहा है 1/y वैसा का वैसा, उसको तो हमने चेंज किया ही नहीं है, तो 1/y को हाथ नहीं लगाना है अभी, इसको ऐसा रहने दो, और 1/x को रिप्लेस करना है z से। ठीक है, और राइट साइड में -1 तो कांस्टेंट है, उसको भी हमने हाथ नहीं लगाया। ऑलराइट, अब ये इक्वेशन अच्छा दिखाई दे इसलिए एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, dz अपॉन dy प्लस -1/y इंटू z इज इक्वल टू +1। ये जो फॉर्मेट है ये y और z के टर्म्स में स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। इज दिस क्लियर? यस अमन बेटा, यहां पे बिल्कुल बी आंसर आप सही बता रहे हो। कार्तिक है, अवनीश है, और कौन कौन है, शिवम है, आकांक्षा, बहुत अच्छे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहे हो आप। इसका आंसर बी ही है। योगेश है यहाँ पे, राशिद है, कंचन है, जो और भी बच्चे हैं जो यहाँ पे बी आंसर बता रहे हैं इसका, बहुत बढ़िया। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इतने सारे बच्चे यहाँ पे बी आंसर तक कैसे पहुंचे। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई गेस इसका तो याद भी हो जाना चाहिए, -1/y का देखो यहाँ पे कितना निकल के आता है, इंटीग्रेशन करेंगे -1/y dy, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ ln y, विच विल बी e की पावर माइनस ऑफ e की पावर प्लस ln ऑफ 1/y, ln of 1/y, and that will give us 1/y as the final result। ठीक है, तो -1/y जब भी आपका फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आएगा। ऐसा आप पहले से पता करके रखोगे तो काफी सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, बहुत बार ये आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर क्या बनेगा, अभी डायरेक्टली आपका जो वेरिएबल चल रहा है दैट विच इज z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में जो फंक्शन लिखा है इट इज 1 इस बार इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, z अपॉन y इज इक्वल टू ln y प्लस c, और यहां पे z का वैल्यू कितना यूज करना है, हमें z का वैल्यू यूज करना है, आई गेस कहां है z का वैल्यू, कहां है z, शायद पीछे है, z देख लिया जाए कितना है, z इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1/x अगर मैं डालूंगा तो मेरी जो इक्वेशन आएगी दैट शुड बी 1/xy इज इक्वल टू ln y प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से एक बार चेक किया जाए कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस आंसर में थोड़ा सा बी आंसर में आपको ये लगेगा कि सर आपका ऐसा आंसर तो शायद नहीं आया, लेकिन देखो यहां पे ध्यान से कि क्या हमारा वही आंसर आया है कि नहीं आया। यहां पर अगर मैं ln y को पॉजिटिव बना के रखना चाहता हूं जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, किसको, 1/xy को ले जा सकते हैं। उस केस में c आ जाएगा लेफ्ट में, तो आपके पास इक्वेशन आ रही है -c इज इक्वल टू -1/xy प्लस ln y। ठीक है, तो मेजर अरेंजमेंट आपका एक्चुअली आया है साथ में, लेकिन -c आया, लेकिन -c कोई तो कांस्टेंट है ना, उसको नया C1 कांस्टेंट बोल दो। ठीक है, तो कांस्टेंट्स कैन बी मैनेज्ड लाइक दिस, उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, सो आई गेस यहां पर सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि हमारा जो C आया है और इसका जो C आया है वो अपोजिट साइन है एक दूसरे के। ठीक है, यहां पर एक काम आप कर सकते हो कि आपको अगर यहां पे सही ही वैल्यू चाहिए तो जब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिख रहे हो उसको पहले ही इस साइड लिख लो, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट इस साइड लिख लो, तो आपके पास आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आई गेस दैट गिव्स अस बी एज द आंसर। और इसी के साथ हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है होमवर्क का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो आज हमें नया पढ़ना है विच इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ऑलराइट, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के साथ ही बच्चों इसका मतलब हमने क्या किया है, थोड़ा सा अब यहाँ पे एप्लीकेशन पे आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आई गेस नाम से ही सबको समझ में आ रहा है, ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या है, कोई तो एक पाथ है। ठीक है, और ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल अपने आप में यहाँ पे हम बहुत बार बच्चों वर्ड यूज कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आपकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए।
लेकिन दो कर्व्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सीखा है, ठीक है, दो कर्व्स अगर आपके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर उनको कब बोलेंगे, जब वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर उनमें जो टेंजेंट्स बनेगी उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द बेसिक आइडिया। यहां पे हम टेंजेंट बनाएंगे एक कर्व के ऊपर, टेंजेंट बनाएंगे दूसरे कर्व के ऊपर, और फिर देखेंगे कि उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल आता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, कि ये ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी इसी तरीके से समझी जा सकती है। सबसे पहले आई गेस इसका इंट्यूशन लेना जरूरी है। अगर आपको ये दिमाग में बात बैठ जाती है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आखिर यहां पे आने कैसे वाली है, तो आप ऐसे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ वेरी इजी टॉपिक, क्योंकि आपने यहां तक जो पढ़ लिया है उसी को आगे कहीं ना कहीं अप्लाई करना है, ठीक है। जो मेन यहाँ पे पढ़ने वाली बात थी, जो समझने वाली बात थी, वो हमने यहाँ पे समझ लिया एक्चुअली, ठीक है। अब ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनमें बस आपको डेफिनेशन भी अगर समझ में आ जाती है अच्छे से, तो एक्चुअली यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होती क्या है, ऑल तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार तब भी जो डेफिनेशन होती है उसको पढ़ के देखते हैं। एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली, ठीक है। यहां पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसका मतलब किसकी निकल रही है, एक फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू यहां पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई गेस जो क्वेश्चन है वो अपने आप में इतना बेसिक है कि मैं इसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आखिर निकलती कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑल द सर्कल्स विद सेंटर एट ओरिजिन। क्या करना है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑल द सर्कल्स विद सेंटर एट ओरिजिन। तो यहां पर बहुत सारे सर्कल्स होंगे सेंटर एट ओरिजिन वाले, उसमें से एक सर्कल मैंने यहां पर बना के रखा है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऑल द सेंटर्स विद सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। इसका मतलब आपने एक्चुअली इमेजिन जो करना है वो क्या करना है, एक फैमिली इमेजिन करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं और अब बोल क्या रहा है, आपको ऐसा ट्रेजेक्टरी बताना है जो इन सभी के परपेंडिकुलर है, जो इन सभी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्योंकि ये सर्कल का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी रियलाइज करवा दूंगा कि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए। सर्कल के केस में हमें क्या पता है, नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें है। सर्कल की नॉर्मल किसको बोलते हैं, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है उसको हम सर्कल का नॉर्मल बोलते हैं। और क्या नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है कर्व के, क्या नॉर्मल कर्व के परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर मुझे सर्कल की ऑलरेडी प्रॉपर्टी पता है, अगर किसको नहीं पता हो तो यहां पे दिक्कत आएगी, लेकिन क्योंकि आपको सर्कल की प्रॉपर्टी पता है इसलिए यहां पे सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मुझे इन सभी सर्कल्स के परपेंडिकुलर एक ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, सो आई एम वेरी श्योर कि वो नॉर्मल वाली इक्वेशन बन सकती है, और वो होगी क्या इस केस में, इस केस में एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो सकती है। ओरिजिन से क्यों, क्योंकि मैं तो सेंटर से पास करवा रहा हूं, लेकिन अब सर्कल का सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास में ब्लू लाइन है, अब कोई सा भी यहां पे सर्कल पकड़ लो, हर एक सर्कल को ये 90 डिग्री पे कट करेगा कि नहीं करेगा, हर एक सर्कल को 90 डिग्री पे कट करेगा ये पक्के से, ठीक है। ऑलराइट, तो आई गेस ये फिगर आपके दिमाग में रखो और एक बार फिर से हम जो डेफिनेशन है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एनी कर्व मतलब हमारी जो लाइन है वो, एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, एवरी मेंबर, ठीक है। ये एक सर्कल मेंबर है, ये एक सर्कल मेंबर है, ये एक सर्कल मेंबर है, हर एक मेंबर को ये लाइन कैसे कट कर रही है, 90 डिग्री पे कट कर रही है, ठीक है। और ऐसे ही आप कर्व को क्या बोलोगे, ऐसे ही लाइन वाला जो कर्व आ रहा है इस एग्जांपल में उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे और अच्छे से सोचते हैं यहां पे क्या होने वाला है। अभी जो मैंने आपको एक ब्लू लाइन प्लॉट करके बताई है, क्या ये एक वन ऑफ द लाइन से जो पॉसिबल है, बिल्कुल। यहां पे तो कैटेगरी होना चाहिए ना, कैटेगरी के लिए हम क्या बोलना चाह रहे थे कि लाइन ने ओरिजिन से पास होना चाहिए। अब ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन है वो तो ये भी हो सकती है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन तो ये भी है, ठीक है। अब इसका मतलब आपके पास में जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आने वाला है वो भी क्या है, एक फैमिली है अपने आप में, ठीक है। तो यहां पे दो फैमिली है, एक रेड फैमिली है जो किसकी है, सर्कल्स विद सेंटर एट ओरिजिन, और यहां पे दूसरी फैमिली कौन सी है, ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है,
ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको दे दूं कि ओरिजिन से पास होने वाली बहुत सारी लाइंस हैं, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताओ, तो आपके पास में रेड वाली इक्वेशन आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑलराइट, सो आई गेस अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलकुलेशन एक बार अगर आ जाएगा तो अगर आपको फिगर से थ्रू इंट्यूजन ना भी लगे तो भी आप इसका आंसर निकाल के बता सकते हो। ये करना इसलिए जरूरी है, ये जो अभी हमने डिस्कशन किया इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अब इसका आंसर पहले से पता है। अगर मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, ये जो रेड कर्व दिए हैं मुझे, ठीक है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑल द सर्कल्स विद सेंटर एट ओरिजिन, तो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं? सबसे पहला स्टेप क्या है यहां पे ध्यान से देखो कि मुझे पहले तो उस फैमिली का इक्वेशन लिखना पड़ता है। यहां पे जो रेड कर्व्स है उनका इक्वेशन क्या आएगा? वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसका मतलब ए क्या है? हमारा पैरामीटर है। ए हमारा क्या है? पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये नोटिस करता हूं कि अगर मुझे ऑर्थोगोनल नेचर टेस्ट करना है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे स्लोप का डिस्कशन करना है। ठीक है, क्या करना है? मुझे स्लोप का डिस्कशन करना है। तो स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है, मतलब कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स निकालने की जरूरत है। dy बाई डी एक्स निकालने की जरूरत है मतलब सीधा सीधा क्या बोल सकता हूं मैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पता करो, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या आता है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पता करो। तो कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट करके निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल और आपके पास में dy बाई डी एक्स का आंसर निकल के आ रहा है माइनस ऑफ x अपॉन वाई। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है किसी भी x और y पे, किसी भी पॉइंट पे रेड कर्व जो है उसका स्लोप ऐसा होगा, माइनस ऑफ x बाई वाई जैसा होगा। तो मेरा जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है उसका स्लोप कैसा होना चाहिए? उसका स्लोप कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए। वो स्लोप ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके देखूं तो मैं बोल रहा हूं कि अपने पास जो रेड कर्व है उसका स्लोप तो क्या है? m1 का स्लोप कितना है? dy बाई डी एक्स। अब m2 का स्लोप मेरे पास कितना आना चाहिए? तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि m1 m2 आपके पास में -1 हो जाए, m1 m2 आपके पास में -1 हो जाए। परपेंडिकुलर नेचर का यही तो यहां पे टेस्ट होता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। ठीक है, अगर मैं यहां पे वैल्यू डाल देता हूं m1 की, तो m2 का वैल्यू कितना निकल के आता है? m2 का वैल्यू यहां पर बच्चों हो जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ dx अपॉन dy। इज दिस क्लियर? कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ dx अपॉन dy। सो ऑल वी नीड टू डू नाउ इज कि अगर मुझे यहां पे परपेंडिकुलर ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, तो एक बहुत ही सिंपल सा काम कर लेते हैं। यहां पे जो dy बाई डी एक्स दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस dx बाई dy से, उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस dx बाई dy से। तो अब वो जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो पक्के से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि हमने क्या गारंटी कर लिया है? दोनों का प्रोडक्ट क्या गारंटी कर लिया है? -1 होना चाहिए। और उससे मुझे क्या हिंट लग रहा है कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इंस्टेड ऑफ dy बाई डी एक्स इसको रिप्लेस कर देना है माइनस ऑफ dx अपॉन dy से। ठीक है, बाकी सब कुछ हम सेम रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? माइनस x अपॉन वाई के साथ ये इक्वेट हो जाएगा। ऑलराइट, ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यही मेन स्टेप है। यहां पर आपके 3-4 स्टेप जो है वो क्या है? फैमिली का इक्वेशन लिखो, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस dx बाई dy से। माइनस dx बाई dy जो अब इक्वेशन बना है वो आपके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इससे सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक्चुअली आ जाना चाहिए। यस, ऑलराइट, तो यहां पर हम क्या करते हैं? इसको x को कर देते हैं कैंसिल। अब आ जाएगा हमारे पास में dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन वाई, और साथ में कर देंगे हम इंटीग्रेट। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो यहां पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ln x, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन में आ रहा है तो उसके साथ में कांस्टेंट c ना मान के क्या मान लेते हैं? ln c कांस्टेंट मान लेते हैं। और यहां पे राइट साइड में कितना हो जाएगा? ln y आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या यहां से आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है? cx इज इक्वल टू वाई, या फिर और अच्छे से लिखा जाए तो ये किस फॉर्मेट में आ गया है? y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट में आ गया है कि नहीं? c की जगह m लिखना है, बस c की जगह m लिख दो, क्या दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? सो दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। आपको पहले से पता था कि नहीं पता था कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर y इज इक्वल टू mx आना चाहिए, ये तो हमको नजर आ गया था इस क्वेश्चन में। लेकिन एक मेथड डेवलप करने के लिए हमने यहां पे एक बार सॉल्व करके देखा कि ये मेथड काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस मेथड से, क्योंकि आंसर y इक्वल टू mx निकल के आ रहा है, मतलब ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का सही मेथड होना चाहिए।
क्या ये आप रियलाइज कर पा रहे हो? ठीक है, यहां पे कौन सा वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है? ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व की है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, बस माइनस ऑफ dx बाई dy रिप्लेस कर देना है। और वो क्यों करना है? क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहां पर या तो हम ये काम करें कि इसको रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करें। दोनों साइड से आपको अलग अलग टीचर बता सकते हैं, दोनों साइड से अलग अलग बुक्स आपको बता सकती हैं, लेकिन ज्यादा आसान मुझे यह लगा कि इसको ऊपर नीचे ना करके इसको ऊपर नीचे करो, क्योंकि यह हर क्वेश्चन में दिखेगा, यह हर क्वेश्चन में चेंज होगा। तो इसका डिस्कशन हम क्यों करें थ्योरी में? थ्योरी में इसका डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही बात है ना, मैं इसको ऊपर नीचे करूं या इसको ऊपर नीचे करूं, जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो तो सेम बनेगी। तो इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में चेंज होगा। अगर मुझे कुछ याद रखना है तो मैं क्या याद रखूंगा? जो हर क्वेश्चन में दिखाई देगा। मुझे dy बाई dx बनते हुए हर क्वेश्चन में दिखाई देगा। अगर मुझे ट्रेजेक्टरी चाहिए परपेंडिकुलर, तो इसको बस चेंज कर दूंगा, मैं माइनस dx बाई dy कर दूंगा, एंड दैट विल एक्चुअली गिव अस द करेक्ट रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो अगर हम ये समझ गए हैं तो एक बार जल्दी से यहां पर एक बार स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों के लिए नोट्स में भी ऐड हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको रिविजन में हेल्प करेंगी। प्रोसीजर हमने क्या यहां पे फिर फाइनलाइज किया है? प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फैमिली का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब फैमिली के इक्वेशन में x और y के साथ में कोई तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी होगा, जैसे कि हमारे इक्वेशन में a आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। इन जनरल c आप रख सकते हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है? आपको ये जो फैमिली का इक्वेशन आपके पास है, उसको डिफरेंशिएट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी होती है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम जनरेट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है किसी को। हम अगर कर्व दिया हुआ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैंने फाइंड करने के लिए बोली है, तो ये ऑब्वियस है कि उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो अगला स्टेप बहुत ही क्लियर है। आपके ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां पर भी dy बाई dx आ रहा है, उसको आप रिप्लेस कर दो माइनस dx बाई dy से। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो माइनस dx बाई dy से, तो आपके पास में एक नया इक्वेशन आ जाएगा। और अगर आप सॉल्व करते हो उस नए इक्वेशन को, न्यू इक्वेशन, ये जो नया इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, तो आपको अपना आंसर भी मिल जाता है। और मिलना ही था, क्योंकि ऑर्थोगोनल का हमने यहां पे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है वो यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो एक बार जल्दी से और भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यहां पर आपके पास दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आई डोंट थिंक यहां पे हम उतने अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे जैसे हमने सर्कल और स्ट्रेट लाइन को विजुलाइज कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मेथड पता चल चुका है तो विजुलाइज करना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, यहां पर इनफैक्ट आपको कोई फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो क्या करो, आप यहां पे जो 3-4 स्टेप्स है उनको अप्लाई करो और देखो कि यहां पर क्या फिगर फाइनली बन रहा है। लास्ट टाइम सर्कल की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन आई थी, इस बार पैराबोला की स्ट्रेट लाइन, पैराबोला की ट्रेजेक्टरी क्या आ रही है ऑर्थोगोनल, वो यहां पे आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाया है। ओके, मोहम्मद अली हैज पॉइंटेड आउट समथिंग दैट वी हैव मिस्ड आउट। लेकिन फिर बेटा आपको समझने में दिक्कत आई क्या वो क्वेश्चन? अगर आई है तो मैं उसका कुछ शॉर्ट वीडियो बना दूंगा फिर। ओके, ऑलराइट, सो आई गेस वी कैन मूव अहेड। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपके पास में फैमिली का इक्वेशन पहले ही दिया हुआ है। मतलब पहला स्टेप जो लास्ट क्वेश्चन में हमने खुद से किया था वो तो उसने यहां पे करके दे दिया हमें। फैमिली का इक्वेशन उसने खुद ने ही हमें लिख के दे दिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? इस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है। मतलब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। लेकिन क्या ये करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है अभी, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी a आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले इक्वेशन से 4a का वैल्यू उठा के नीचे वाले इक्वेशन में डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास रिप्लेस करने पे कितना हो जाएगा? 2y dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x। ये करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर अभी कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ कैंसिलेशंस हो सकते हैं, y को कैंसिल कर देते हैं एक y के साथ में, तो अब आपके पास में जो बचा है dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 2x है। कितना है आपके पास में फाइनल इक्वेशन? dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 2x। आपका यहां पर आते आते सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया।
आपने सक्सेसफुली यहां पर ओरिजिनल जो कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें इतना सा ही बस चेंज होगा कि dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। ठीक है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। अब हमने एक बार समझ लिया है कि ऐसा करने से आंसर क्यों आता है, इसलिए बार बार नहीं समझेंगे, यहां पे अब करेंगे सीधे सीधे। ठीक है, स्टेप्स हमें पता चल गए। dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। सो लेट अस जस्ट वेरिएबली सेपरेशन फॉर्मेट है इसका, तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर लिया जाए। इंटीग्रेट अगर मैं करता हूं तो मेरे पास माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और मेरे पास y का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। साथ में आ जाएगा एक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में बन क्या रहा है? आपके पास में ऐसा कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। अब इस कांस्टेंट को उस साइड भेज के आपको एक नया कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि माइनस सी हो जाएगा तो इसको प्लस C1 कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के कर देते हैं। चलो, क्या आपको ये आइडेंटिफाई करते आ रहा है कि ये इक्वेशन क्या है? ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। इज इट क्लियर? यस अक्रम, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। और कोई है आंसर बता रहा है इसका अदर देन अक्रम? ऑलराइट, अमन आंसर। अमन तो कुछ पूछ रहा है कि वेक्टर 3D कब स्टार्ट होगा? बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे बस दो चीजों में डाउट है कि मैं प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ाऊं या वेक्टर 3D पहले पढ़ाऊं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपसे मैं सवाल जरूर करना चाहूंगा। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर अगर बताओगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि हम क्या स्टार्ट करें अल्टीमेटली। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर हो गया। यहां पर आपका आंसर जो है क्या आएगा? एक इलिप्स आएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई किया जाए। ए बी सी डी। बच्चों यहां पर आपके पास में ऑप्शंस हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन अब ये बन चुके हैं। ठीक है, यहां पर बिल्कुल भी डिफिकल्टी आपने फेस नहीं करना चाहिए। क्या इसको क्विज की तरह टाइमर के साथ में सॉल्व किया जाए? ठीक है, ऑलराइट। सो आई गेस यहां पर जितने भी बच्चे हैं वो ये समझ चुके हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे निकाली जाती है। आपके सामने बच्चों चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। गिवन कर्व का आप मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल के बताओ जल्दी से। अच्छा बच्चों, अभी 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 लाइव चैट में मत बताओ प्रोबेबिलिटी, मैं देख नहीं रहा हूं क्योंकि। ठीक है, मैं अलग से पोल करवा लूंगा। ठीक है, तो रेस्ट एश्योर्ड आपसे पूछ लूंगा मैं, क्योंकि मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, तो वेक्टर 3D और आपका जो प्रोबेबिलिटी है, आप मुझे बता देना कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, आई विल कंडक्ट अ पोल ऑन द कम्युनिटी ताकि मैं इसका ज्यादा अच्छे से आइडिया ले पाऊं कि बच्चों को पहले किसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं है, मैं आपके हिसाब से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, अभी वाला क्वेश्चन ट्राई करूं। सागर इज सेइंग 3D इज मोर इंपॉर्टेंट। सागर, लेकिन बेटा 3D पहले नहीं हो सकता, पहले तो वेक्टर्स ही होगा, है ना, वेक्टर एंड देन 3D होगा। ऑलराइट, तो बच्चे यहां पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा था, जल्दी से 1 मिनट और लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। बाद में क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लास के बाद में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। जल्दी से पहले यहां पे मुझे आंसर बताओ। हाँ यस बेटा, स्ट्रेट लाइंस तो वो तो बहुत ही क्लियर है ना बेटा, हम तो 12th का डिस्कशन कर रहे हैं अभी। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद क्या स्टार्ट होना चाहिए उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से 11th में तो कोई यहाँ पे किसी को डाउट होगा ही नहीं, मुझे भी नहीं है कि मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करके क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, विल कंटिन्यू विद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड देन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे सेक्शन अभी आपका बचा हुआ है, उसी को हम कवर करेंगे पक्के से। Uttam is asking what inspired me to get into IIT Roorkee. No, I didn't have any preference about which location I will choose for IIT. ठीक है, it just happened कि the best possible option that I liked from all the options that I had was available at IIT Roorkee. ठीक है, so that's how the decision was made. Okay. चलो, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पे हमें कुछ बच्चे आंसर ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। काजल यहाँ पर बी आंसर बता रही है। और कौन है यहाँ पर? मरीज कौन है? वो आंसर ए बता रहा है। और कौन है हमारे पास में? दीपांशु डी आंसर बता रहा है। आर्यन बी है।
और भी काफी सारे बच्चे बी बता रहे हैं, शशि डी आंसर बता रहा है इसका, सोयम बी आंसर बता रहा है, अंकित इसका आंसर ए बता रहा है, सरिता इसका आंसर ए बता रही है। तो यहां पर बच्चों आपका जो आंसर एक्चुअली आना चाहिए, कौन बता रहा है इसका करेक्ट आंसर? सोयम इसका आंसर बी बता रहा है। ऑलराइट, शिवम वर्मा इसका आंसर बी बता रहा है, अनंत इसका आंसर बी बता रहा है। ऑलराइट, सो बी वाले बच्चे यहां पर सही है, ठीक है, इसका आंसर बी आना चाहिए। बाकी बच्चे जो यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं वो देखो यहां पर आपने क्या गड़बड़ किया, ठीक है, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको निकालना है इस फैमिली की, कोई यहां पर बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जरूर आपने देखना चाहिए था कि आपके पास में यहां पर जो फाइनल आंसर आ रहा है उसके अंदर एन तो है, मतलब एन को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करना है, लेकिन उसके अंदर ए नहीं है, ठीक है। तो ए मतलब एलिमिनेट तो हमने करना ही चाहिए। अब ए एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहां पर y को राइट हैंड साइड में ले जाओ, ताकि डिफरेंशिएशन वाला जो स्टेप है वो आपको सीधे सीधे ए को एलिमिनेट करवा देगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, फैमिली का इक्वेशन में ऐसा इमेजिन करता हूं, a की पावर n-1 इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन y, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऐसा लगेगा आपको कि यार यहां पे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे एटलीस्ट ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो मुझे अगले स्टेप में एलिमिनेशन वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आएगा वही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं नेक्स्ट स्टेप में तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y इंटू n इंटू एक्स की पावर n-1। क्वोशिएंट रूल यहां पर बच्चों में अप्लाई कर रहा हूं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, ठीक है। और डिवीजन में क्या आता है, ओरिजिनल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो चुका है, ये वाई स्क्वायर भी वेस्ट हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आएगी वो कैसे लिखी जा सकती है, dy/dx इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू, कितना बचा है हमारे पास में, n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू y। तो यहां पर कैंसिलेशन करते हैं और इसको और ज्यादा सिंपल बनाते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे आपका dy/dx जो बन रहा है दैट इज ny अपॉन x। दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मेट इन विच वी कैन राइट dy/dx फॉर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत ही आसान है, याद हो गया सबको, dy/dx को रिप्लेस करना है माइनस dx/dy से, दैट इज ऑलवेज अवर थर्ड स्टेप। माइनस dx अपॉन dy से अगर आप इसको रिप्लेस करते हो, राइट साइड में जैसा है वैसा ही रखेंगे, ny अपॉन x रखेंगे, ठीक है। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर कर देंगे इंटीग्रेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x dx इज इक्वल टू ny dy, और अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपके पास में माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट साइड में आएगा ny स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सम कांस्टेंट। अगर यहां पर मैं 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ny स्क्वायर प्लस 2c। मैं यहां पर प्लस के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं सारे मेरे इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है। c मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके आ जाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, और ये c जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज के माइनस 2c कर देते हैं। अब मेरे लिए c तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है नहीं, उसकी जगह मैं k भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि माइनस 2c इज सम कांस्टेंट। तो मेरे पास बनेगा कितना, x स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। क्या ये आंसर हमें बी में नजर आ रहा है क्या, एक बार फिर से देख करें, एक्स स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस एग्जैक्टली। तो ये हमारा बी आंसर है बच्चों, आ रही बात समझ में सबको, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल डिस्कस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एवरी टाइम। आप देख रहे हो यहां पर कोई सा भी क्वेश्चन मैंने पूछा है, कोई सा भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, उसमें 4 स्टेप में आपका आंसर आ गया है, और वो 4 स्टेप्स आपके नोट्स में अवेलेबल रहेंगी, इनको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऐसे अगर कुछ और क्वेश्चंस कर लोगे, आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो विद दैट बच्चों आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी व्हिच वाज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ द डे। लेकिन यहां पर अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस बनेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन शायद पूरी तरह से डिस्कस ना कर पाए। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके लिए पूरा एक लेक्चर में डेडिकेट करूंगा कल का, ठीक है। तो कल के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकली हम कैसे चीजें अंडरस्टैंड करेंगे
और उनको यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होगा कल के लेक्चर में, लेकिन आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन के कंसेप्ट, ठीक है। एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही मजेदार यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है ये हम ले रहे हैं 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। अब क्योंकि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है यहां पर हमेशा बड़े दिखाई देंगे, वो कि पढ़ने में सर इसको तो 2 मिनट लग जाएंगे, इसको करेंगे कैसे, 2 मिनट अगर पढ़ने में भी लग गए तो भी इसको सॉल्व जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मिस आउट नहीं करना है। जस्ट बिकॉज वो बड़ा दिख रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन 2011 मेंस का है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया यहां पे, लेट आई बी द परचेस वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट, कोई तो एक मशीनरी है वो आपने यहां पे परचेस की, और वीटी बी द वैल्यू आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड फॉर टी ईयर्स। तो यहां पे टी के फॉर्मेट में, टी क्या है मतलब टाइम है, आपकी वैल्यू डिफाइन हो रही है। जैसे कार के साथ भी होता है, जितना आपका ज्यादा पुरानी कार होती है उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो प्राइस है वो डिपेंड करती है टाइम कितना वो ऑलरेडी यूज हो चुका है मटेरियल, ठीक है। और क्या दिया है, द वैल्यू वीटी डेप्रिशिएट्स एट ए रेट गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया हुआ है। अब ये जो रेट दिया हुआ है ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दिया यहाँ पे, कुछ तो एडिशनल डेटा यहाँ पे कि k इज ग्रेटर देन 0 एंड t इज द टोटल लाइफ इन ईयर्स ऑफ द इक्विपमेंट। मतलब यहाँ पर ये बात है कि जैसे कार में तो हम कुछ नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं 25 साल से भी कार चले जा रही है, चल रही है तो चल रही है ना। मारुति 800 अगर चल रही है तो चलती रहती फिर वो, है ना, क्योंकि खराब तो होती नहीं है वैसी कारें। लेकिन जैसे अगर कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनके लिए फाइनल आपको टी टाइम डिफाइन करके रखना पड़ता है, नहीं इसके बाद 2 साल के बाद 10 साल के बाद आपको इनको चेंज करके नया यूज करना ही है, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। यहां पर इसने ऑलरेडी क्या डिफाइन करके रखा है कि टी जो टाइम है वो उसका पूरा लाइफ टाइम है, इसके बाद तो ये इक्विपमेंट यूज होने ही नहीं वाला, ठीक है। देन द स्क्रैप वैल्यू वीटी, यहां पे क्या कर दिया उसने, ब्रैकेट में कैपिटल लिखा है, मतलब फाइनली उतने सालों के बाद में अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और उसको बिल्कुल किसके, लोहे के दाम में बेच देंगे, ऐसा बोलते हैं ना, स्क्रैप वैल्यू है ये, ठीक है। उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, ऐसा ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, ठीक है। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे यहां पर कर पा रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इट इज जस्ट दैट आई वांट टू शो यू कि ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, सो डोंट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो पहले तो यहां पे ऑप्शंस हटाते हैं, काफी जगह ऑप्शंस ले रहे हैं हमारे, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं, क्या इसको सॉल्व करना किसी को डिफिकल्ट लग रहा है। डी ऑफ वी टी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास में एक वेरिएबल है v, है ना, यहां से सामने से आपने t हटा दिया तो भी चलेगा, dv हो गया। आप अगर स्मॉल dt राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस k इंटू कैपिटल T, बोथ आर कॉन्स्टेंट, एंड प्लस kt, इसके साथ में आ जाएगा dt, ठीक है। तो ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट है, वेरिएबल सेपरेबल बन चुका है। तो आपको यहां पर जो v बनेगा, है ना, साथ में t लिख देंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। वैसे जो आपका vt बनेगा इंटीग्रेशन के बाद में वो कितना हो जाएगा, माइनस kt इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो वो साथ में टी भी आएगा, और के टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, के टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख लिया जाए। तो ये एक मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है, यहां पे मैं कैपिटल टी डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे यहां पे c का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। यहां पे मैं बोलता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरा जो v ऑफ t है उसका वैल्यू कितना है, v ऑफ 0। इनिशियली उस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस कितना था, कैपिटल I उसका प्राइस था, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 0 डालने पर आपको c का वैल्यू मिलना चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन में 0 डाल रहा हूं तो बनेगा क्या, इस इक्वेशन में 0 डाल के आपके पास में बनेगा I इज इक्वल टू c, दिख रहा है क्या, है ना। इसको लिखता नहीं हूं मैं, यहां पे अगर मैं t का वैल्यू 0 डालूंगा तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, यहां c बचेगा, v ऑफ 0 कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू I, ठीक है। अब मैं यहां पे फाइंड क्या करना चाहता हूं, मैं v कैपिटल T फाइंड करना चाहता हूं, तो कैपिटल T डाल देते हैं यहां पे, v ऑफ कैपिटल T कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा कैपिटल T, तो ये हो जाएगा माइनस के टी स्क्वायर। उसके बाद में यहां पे स्मॉल t के प्लेस में कैपिटल T आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के टी स्क्वायर। और c का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कैपिटल I, जो उसकी इनिशियल वैल्यू है वो हमें I पता है, ठीक है। तो क्या यहां से आंसर नजर आ रहा है किसी को, यहां पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा I माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 2, एंड दैट इज एक्चुअली आवर ए आंसर, जो बच्चे यहां पर बता रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, असद इज आस्किंग कि क्या ये लास्ट लेक्चर है। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था ये लास्ट लेक्चर होना चाहिए, लेकिन नहीं,
अभी हमने ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चंस नहीं किए बेटा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे आपको एडवांस में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सो डोंट मिस आउट ऑन टुमारोज लेक्चर, बट टुमारोज लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कैलकुलस। आपके पूरा सिलेबस यहाँ पे कैलकुलस का हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आना चाहिए? ए आंसर इसका आना चाहिए। बिल्कुल सही बच्चे यहाँ पर जा रहे थे। अगर किसी को अभी भी समझने में दिक्कत है तो जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जितना आसान ये क्वेश्चन था आई थिंक उतना ही आसान अगला वाला भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू। 2013 में अब ये थोड़ा सा इंप्रूव्ड क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एट प्रेजेंट अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम्स। अभी को प्रोडक्शन का कितना है कंपनी का? 2000 आइटम्स बनाता है वो, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन पी विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स इज गिवन बाय दिस। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूं नंबर ऑफ वर्कर्स तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन का लेवल भी चेंज होता है, ठीक है। ऑब्वियसली वर्कर्स अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ रहा होगा, कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग तो ज्यादा यहाँ पे चीजें बनने लग जाएंगी, ठीक है। अब वो पूछ के रहा है इफ द फर्म एम्प्लॉयज 25 मोर वर्कर्स, अगर 25 और लोग उन्होंने हायर कर लिए हैं तो नया प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए? अभी करंटली कितना है लेवल? 2000 है। अब आपको ऑलरेडी अगर यहाँ पे P और X में कंडीशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो आई गेस इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाना चाहिए। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा? dx को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास आएगा यहां पे dp इज इक्वल टू 100 इंटू डी एक्स माइनस 12 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। कर देते हैं पूरी तरह से इंटीग्रेट, तो यहां पर जो p आएगा दैट विल बी द प्रोडक्शन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। यहां पर आ जाएगा आपके उसमें 100x, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करके यहां आ जाएगा आपके उसमें 12 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो थोड़ा बहुत कैंसिलेशंस करके देखा जाए, और प्लस सी भूलना नहीं है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो आता ही है। तो यहां पर आपका जो p का इक्वेशन बन रहा है x के साथ में वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 100x माइनस यहां पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 बचेगा और नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो -8 x की पावर 3/2 एंड प्लस सम कांस्टेंट। क्या मुझे कांस्टेंट निकालने के लिए कोई डेटा अवेलेबल है? बिल्कुल है, 2000 इसी के लिए दिया है उसने। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी वर्कर का वैल्यू चेंज ना करूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनिशियल स्टेट आ जाएगा। x क्या है? एडिशनल वर्कर्स हैं, एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स यहां पर x है, तो एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 0 है इसका मतलब इनिशियल स्टेज है, तो x इक्वल टू 0 पे p का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2000 होना चाहिए। फॉर x इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 2000। अगर मैं यहां पे कंडीशन यूज करूंगा तो क्या c का आंसर आ जाएगा मेरे पास 2000? बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर अब हम अगर x का वैल्यू डालते हैं, अगर हम x का वैल्यू डालते हैं इसके अंदर 25, तो क्या फाइनल आंसर आ जाना चाहिए? x का वैल्यू डालूंगा अगर मैं इसके अंदर 25 तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, देखो कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू 100 इंटू 25 माइनस 8 इंटू 25 की पावर 3/2 और c का वैल्यू हमने अभी जो सोचा है दैट इज 2000। तो इसका आंसर कैलकुलेट करके देखो जल्दी से कितना आएगा? c आ रहा है, c इज करेक्ट। कुलदीप यस बेटा बिल्कुल सही, इसका आंसर 3500 बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर यहां पर हम किस तरीके से सोच रहे हैं? ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आई थिंक आज के लेक्चर में हमने जो कवर किया है that actually wraps up a lot of things। जस्ट एक आखिरी चीज जो बची है दैट इज ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, जो कल के लेक्चर में होगा, ठीक है। अगर आपको बच्चों और भी इसी तरह से पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है देन ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, ठीक है। अनअकैडमी प्लस को जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर लेट कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो नॉट वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। आपको जल्दी इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्राइस नजर आ रहा है, सॉरी टू से दिस, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ने वाला है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और अक्टूबर में बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट इफ यू आर प्लानिंग देन एक्चुअली बाय द सब्सक्रिप्शन बिफोर अक्टूबर बिगिंस, ठीक है। सो दैट इज अनदर इंफॉर्मेशन एंड यू कैन ऑलवेज यूज JEE लाइव कोड फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एडवांस तक कनेक्टेड रहना चाहते हो देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन विल बी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2020 एग्जाम। अगर कोई 2021 में जाना चाहता है देन 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसके लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा। केवल 36,000 रुपीज में आपको 2 साल तक टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन करने को मिलेगा। सारे आपके जो वहां पे बैचमेट्स बनेंगे वो भी उतने ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग दिस फीचर। आप यहाँ पर देख सकते हो 36,000 जो यहाँ पे 2 साल का कॉस्ट है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में शायद एक टाइम का इंस्टॉलमेंट होता है,
ठीक है, 2 महीने 3 महीने का इंस्टॉलमेंट 36,000 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एडिशनल फैसिलिटीज भी जो मिल रहे दोज आर एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे आज कुछ बच्चे बोल रहे थे आई एम न्यू टू दिस सेशन, तो बेटा यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर जो प्लेलिस्ट जनरेट हो चुकी है, जिस तरह के लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले सारे लाइव लेक्चर्स आप अच्छे से अटेंड कर पाओ, ठीक है। एंड डू शेयर दीज सेशंस ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने फेसबुक के ऊपर और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आप इस चीज को शेयर करो विद द हैशटैग JEE लाइव डेली, ठीक है। JEE लाइव डेली जो है बच्चों, ये हमारा हैशटैग है, ठीक है। और इसकी मदद से हम आपके पोस्ट को बड़ी आसानी से देख पाएंगे, आपके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे, और हमें पता चलेगा कि यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो हमें इस रिवॉल्यूशन को बड़ा करने में हेल्प कर रहे हो, ठीक है। सो डू दिस एक्टिविटी, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इस हैशटैग का यूज करके इस चीज को शेयर करो। और बच्चों, अगर आपको यहाँ चीजें सारी अच्छी लग रही हैं, देन इक्वली अच्छी चीजें डिस्कस हो रही है अनअकैडमी नीट और अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल्स के ऊपर भी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके अगर कोई दोस्त हैं तो आप उनको इनके बारे में भी बताओ, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी आपके जूनियर्स हैं और आगे चल के जेई या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।